हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल गर्मी। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपके सीटेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ गया है। 21 जनवरी को आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे 2022 के क्वेश्चंस, साइंस के, सीटेट साइंस के 2022 के क्वेश्चंस देखेंगे। कब किस डेट का देखेंगे? तो 1 जनवरी 2022 के पूरे 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग भी हल कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो ये पेपर है पूरा 1 जनवरी, ठीक है ना, और 2022 के। तो 2022 के 1 जनवरी के पूरा पेपर है, 30 क्वेश्चन है। तो आप लोग हल कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों के पास जितना भी समय बचा हुआ है, उतने समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देख डालिएगा। जो भी ऑनलाइन वाले एग्जाम हुआ है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पर, क्योंकि आपके पास लास्ट टाइम बचा हुआ है, तो इन लास्ट टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका नोट्स है उसे रिवाइज कीजिए और क्या कहते हैं, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कीजिए, ठीक है ना। तो एक एक दिन में दो दो तीन तीन सेट का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कीजिए। हिंदी का, जीडीपी का, और जो भी आपका एसएसटी साइंस और मैथ्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी हो, सारे पेपर एक साथ एक दिन में आप और समय देख करके आप लोग हल कीजिएगा। तो इससे आपको एग्ज़ाम में क्या कहते हैं, पेपर हल करने में बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा और समय का भी आपको बहुत ज़्यादा वो लग जाएगा आइडिया कि कितने समय में आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको रियल आइडिया लग जाएगा एग्ज़ाम में कैसे आप लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से, इससे पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो आप लोग कर ही लेते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक कर दिया करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। तो हम और अच्छी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो लाइक कर दिया करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है, ताकि मेरा जो भी वीडियो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के हैं? तो इसमें से पहला है स्लोपिंग ब्रांचेस, और क्या कहते हैं, दूसरा नंबर है इसमें निडल लाइक लिप्स, और तीसरा है वैक्सी थिक स्टेम, और चौथा है लॉन्ग पेंट्रेटिंग रूट्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? तो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्र का मतलब जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पे ठंडी होती है, वहाँ के क्षेत्र की बात की हुई है, ठीक है ना। तापमान कम होता है, बारिश ज़्यादा होती है, शीत ऋतु में हिमपात होता है, ठीक है। तो वहाँ के जो उगने वाले वृक्ष होते हैं, वो उनके विशिष्ट लक्षण क्या क्या होते हैं? तो उनकी तिरछी शाखाएं होती हैं और सुई नुमा क्या कहते हैं, पत्तियाँ होती हैं, ठीक है ना। और शंक्वाकार क्या कहते हैं, वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? शंक्वाकार। तो शंक्वाकार तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से दो ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा। तिरछी शाखाएं होती हैं, सुई नुमा पत्तियां होती हैं, और क्या कहते हैं, शंक्वाकार वृक्ष होते हैं। तो ये तीन लक्षण होते हैं आपके पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के। तो आप लोग इन तीनों लक्षणों को याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के वृक्ष से रिलेटिव कभी मरुस्थलीय करके पूछ लेगा और कभी पर्वतीय करके पूछ लेगा। कोई भी कहीं का भी वृक्ष के लक्षण पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र के जो वृक्ष होते हैं उनकी तिरछी शाखाएं होती हैं और सुई नुमा पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पहला और दूसरा किस वाले ऑप्शन में सही है? तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन, असर्शन है और अभिकथन, वही असर्शन, अभिकथन और रीजन, कारण के क्वेश्चन पूछा है। तो कथन में कहा है, समुद्र के किनारे जैसे कम ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी आसानी से उबलता है। कारण में है, कम ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या कहते हैं, तो इसमें से दोनों ऑप्शन सही है कि एक भी ऑप्शन सही नहीं है? तो आई थिंक मुझे तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं। समुद्र के किनारे जैसे कम ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी आसानी से उबलता है, ये बात गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। और जो अगला यहाँ पे कहा है कि कम ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, तो ये बात भी यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। तो कारण और कथन और कारण, इसमें से दोनों ही गलत हैं, ठीक है ना। तो इस कारण यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा
जो समुद्र के किनारे जैसे कम ऊंचाई वाले स्थान होते हैं वहाँ पे पानी पानी आसानी से उबलता है, यह अभिकथन सही नहीं है। तो क्योंकि जो समुद्र के तल या किनारे होते हैं इन स्थानों पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो अधिक ऊंचाई वाले स्थान जैसे पहाड़ हो गया, क्या कहते हैं, पहाड़ों की अपेक्षा यहाँ पर जो है अधिक होता है, ठीक है। और इस अधिक होता है और इस कारण अधिक वायुदाब के कारण जो समुद्र के किनारे के स्थान होते हैं वहाँ की जल की ऊंचाई वाले स्थान की अपेक्षा अधिक कठिनाई से उबलता है, ठीक है। और उनकी ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पर वायुदाब कम होने के कारण वहाँ जल आसानी से उबलता है, ठीक है। तो वायुदाब पानी के उबलने के बिंदु को प्रभावित करता है और वायुदाब के परिवर्तित होने पर जल क्वथनांक बिंदु जो होती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, हिमांक भी होता है जो वो ऊष्मा की मात्रा से परिवर्तित होता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे जो कथन और कारण दोनों दिया हुआ है ये बातें यहाँ पर गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो अगले क्वेश्चन में कहा है हवा से तेल में गति करने वाले प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला है प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, और बी है प्रकाश की गति बढ़ जाती है और किरण अविलंब से दूर झुक जाती है, और सी है प्रकाश की गति बढ़ जाती है और किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, और डी है प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अविलंब से दूर झुक जाती है। तो इसमें से जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का द्योतक है। तो पहला है स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो कौन सा होगा इसका, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सी ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कर्षण हो जाएगा, मांसपेशीय बल हो जाएगा, घर्षण हो जाएगा। ये सभी जो जो ये समुच्चय है ये संपर्क बलों का द्योतक होता है, संपर्क बल होते हैं, ठीक है। तो कर्षण किस बल किसे कहते हैं, जो तरल गति में किसी तरल के अंदर गति करने वाले किसी वस्तु के सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को ही कर्षण कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जल्दी से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ताकि आपका पूरा टाइम से कवर हो पाए, ठीक है ना। और आप लोग हल कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इसी लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेवल यही रहेगा। बस क्वेश्चन आपके शॉर्ट में ही पूछे जाएंगे, इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा। तो अगला है एक चुम्बक दो टुकड़ों में टूट गया, अगर इन दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सी वाले में है आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, और डी में है ना आकर्षित करेंगे और ना ही प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अगर दोनों टुकड़ों के पास लाया जाए तो दोनों आकर्षित करेंगे, अगर विपरीत विपरीत दिशा ध्रुव के पास लाएंगे तो यहाँ पे प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर समान समान ध्रुव रहेगा जैसे यस पोल समान समान पर करेंगे, जब समान समान रहेगा तो उस समय पर ये एक दूसरे को क्या कहते हैं वो प्रतिकर्षित करेंगे, और जब दोनों चुंबक के जैसे यहाँ पे यस पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, तो एक दूसरे के यहाँ पर आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो समान समान रहेगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में। अगर ध्रुव के समान समान ध्रुवों को पोल को आई थिंक एक दूसरे के पास लाएंगे तो यहाँ पे प्रतिकर्षित करेंगे, और क्या कहते हैं अलग अलग रहेंगे तो यहाँ पे आकर्षित करेंगे। तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कक्षा में एक प्रयोग के दौरान एक शिक्षक ने दो वस्तुओं को लेकर उन्हें पानी में डुबो दिया। उसने कमानीदार तुला का उपयोग करके पाठ्यांकों को निम्न प्रकार से रिकॉर्ड किया। तो वायु में पत्थर का भार न्यूटन। तो यहाँ पे आप लोग सारे पढ़ लीजिएगा, और क्या कहते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, सभी का वस्तु का भार दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चयन कीजिए। तो कथन यशवन में है, उगता हुआ सूर्य प्रत्येक मौसम में दिशा निर्धारित करने का मार्गदर्शक नहीं माना जाता है। और यश2 में है, सूर्योदय का बिंदु निरंतर बदलता रहता है। और अगला है कथन यहाँ पे
है ग्रीष्म अयनात के दौरान सूर्योदय का बिंदु उत्तर दिशा की ओर खिसक जाता है। और कथन में है शीतकालीन अयनात के दौरान सूर्योदय का बिंदु दक्षिण दिशा की ओर खिसक जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसमें से जो है यस 2 यस 3 और यस 4 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे यस 1 में कहा है यह उगता हुआ सूर्य प्रत्येक मौसम में दिशा निर्धारित करने का मार्गदर्शन नहीं माना जाता, ये बात गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला सही नहीं होगा। और जो यहाँ पे कहा है सूर्योदय का बिंदु निरंतर बदलता रहता है, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पे यस 1 और यस 2 यहाँ पे गलत है, जो कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा है सही वाला ढूंढना है। तो सही वाले में से यहाँ पे यस 3 वाला हो जाएगा, ये बात सही है। और यस 4 और क्या कहते हैं यहाँ पे वो यस 2 यस 3 और यस 4, यहाँ पे यस 1 वाला केवल यहाँ पे गलत हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे आई थिंक सॉरी मैंने आपको यहाँ पे ये वाला भी गलत ही बता दिया। यस 2 वाला सूर्योदय का बिंदु जो होता है वो निरंतर बदलता रहता है, ये बात सही है। कभी इधर निकलेगा तो कभी उधर, मतलब दिन भर चलता रहता है, तो इसलिए ये बात तो सही है। सूर्योदय का जो बिंदु होता है वो निरंतर बदलता रहता है, ये बात सही है। इसमें केवल फर्स्ट वाला यस 1 वाला बात यहाँ पे गलत है। तो आई थिंक यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, यस 2 यस 3 यस 4। ठीक है, तो इस कारण इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 3 परत नलियाँ हैं यहाँ पे, आप लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है जब ए में डाला जाता है तो बी एक एक बूंद जब, आई थिंक शुरू से ही आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3 परत नलियाँ हैं ए बी तथा सी तथा सभी में बराबर आयतन एवं सांद्रता वाले रंगहीन तरल पदार्थ हैं। तीनों परत नलियों में एक एक बूंद फिनोल्फ्थलीन डाली जाती है। अवलोकन किया गया कि परत नली ए तथा बी रंगहीन हो जाती है, जबकि परत नली सी का रंग गुलाबी हो जाता है। जब परत नली सी के इस गुलाबी घोल को ए तथा बी में डाला गया तो देखा गया कि ए रंगहीन रहता है किंतु बी जो है वो गुलाबी रंग ले लेता है। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष इसका सही होगा? तो इसका जो है यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, ये बात भी यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए हो जाएगा शांत अम्ल, आई थिंक स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो बी है वो वीक एसिड हो जाएगा। सी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से युग्म एसिड बेस इंडिकेटर अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? तो पहला है लाल बंद गोभी पत्ता और हल्दी, और बी है नमक और हल्दी, सी है केले की पत्तियां और बंद गोभी की पत्तियां, और डी है नींबू का रस और हल्दी। तो क्या होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है रीता किसी पात्र में अचार रखना चाहती है, इसके लिए सबसे अच्छा पात्र कौन सा हो सकता है? तो पहला है एल्यूमिनियम, बी है कांच, सी है तांबा, डी है पीतल। तो जो है इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ठीक है ना। और अगला है एक पदार्थ यम को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रख कर ढक दिया गया। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल के नीले लिटमस पेपर में परीक्षण किया गया। कागज का रंग लाल हो गया। पदार्थ यम निम्न में से कौन से हो सकता है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन में है सोडियम पहला है, अल्यूमिनियम है, और सी है मैग्नीशियम, और डी है सल्फर। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सल्फर एक अधातु तत्व होती है, अधातु मतलब नॉन मेटल होता है। और यो अधातु ऑक्साइड जो होता है वो प्रकृति में अम्लीय ही होता है, आई थिंक आप लोगों को पता ही है। जो क्या कहते हैं नॉन मेटल होता है वो अम्लीय होता है, एसिड नेचर के होते हैं। यदि जब सल्फर को गर्म किया जाएगा तो जो उसमें से गैस निकलेगी ऑक्सीजन, तो वो मर्तबान में जब रख कर ढक दिया जाएगा तो वहाँ पे SO2 का निर्माण कर लेगी। ठीक है, जब उसे गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, किसे मर्तबान में रख कर गर्म किया जाएगा, उसमें से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो जब ऑक्सीजन गैस निकलेगी और उसी बर्तन में मतलब ढक दिया जाएगा तो उसमें से SO2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देख लेंगे। तो अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन में है सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का
अच्छा स्रोत है। और कारण में है पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। R2 में है सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेलुलोज को रेशे में बदल देता है, रेशों में बदल देते हैं। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है और R1 जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो सेलुलोज होता है वो एक खुद खाद्य युक्त पदार्थ है जो मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत होता है। यह अभिकथन ए जो है ये सही है। ठीक है, अभिकथन जो ए में कहा है ये बात यहाँ पे सही कही है इन्होंने। और पाचन के दौरान जो सेलुलोज जो होता है वो शोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। ठीक है ना, तो इस कारण यहाँ पे अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि मनुष्य में जो सेलुलोज का, क्योंकि जो मनुष्य होती हैं उसमें सेलुलोज का सही पाचन नहीं होता है, आई थिंक पाचन होता ही नहीं है। लेकिन जो मानव का आहार में जो फाइबर होते हैं वो फाइबर के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं। जो फाइबर होते हैं मानव पाचन तंत्र की सहायता करता है तथा भोजन के आंत के माध्यम से आगे बढ़ने और कचरे या मल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो है ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं। पित्तरस हो गया, और आई थिंक बाइल जूस, और बी है पैनक्रियाटिक जूस, सी है गैस्ट्रिक जूस, और डी है लिम्फ जूस। ठीक है, लसिका रस। तो किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, तो जो बाइल जूस होते हैं इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो बाइल जूस होते हैं फैट के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फैट के लिए, फैट के डाइजेस्ट के लिए। ठीक है ना, और अग्नाशयिक रस जैसे कि यहाँ पे है, तो अग्नाशयिक जो होते हैं ये ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेजेज एंजाइम आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और आमाशय जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, आमाशय में अब आमाशय में जो पेप्सिन, रेनिन, यहाँ पे पेप्सिन, रेनिन, ठीक है, रेनिन हो गए, लाइपेजेज हो गए, लाइपेजेज आदि एंजाइम यहाँ पे पाए जाते हैं किसमें, आमाशयी में, आमाशयी रस में, आई थिंक गैस्ट्रिक जूस में। और जो लसिका होती हैं या कोशिकाओं तथा पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा एंजाइम आदि को पहचानने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो लेसिका होते हैं ये कोशिकाओं तक पोषक तत्व को पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा लसिका रस का क्या कार्य है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पोषक तत्वों को, जो अच्छे पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के लिए, हार्मोन्स हो गए, पोषक तत्व हो गए, इनको कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, पोषक तत्व मतलब सारी चीज़ों को लसिका कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका पहला ही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है बाइल जूस में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बाइल जूस में क्या एंजाइम पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो अगला देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, दो पात्र में ए बी के क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम पानी है। यदि दोनों पात्रों को फ्रिज में रखकर उसमें संतुलन प्राप्त करने दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो बी की अपेक्षा ए अधिक ऊष्माक होएगा, ए की अपेक्षा बी अधिक ऊष्माक होएगा, और सी में है ए बी दोनों समान ऊष्माक होएंगे। ठीक है, खोएंगे, और डी है यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कौन अधिक ऊष्माक होएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए की अपेक्षा बी अधिक ऊष्मा खोएगा। क्यों, क्योंकि जो दो पात्र हैं ए और बी, जैसे कि यहाँ पे है ए और बी दो पात्र हैं, और उसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम बर्फ और 50 ग्राम पानी है। तो क्या कहते हैं, इन दोनों पात्रों को जब फ्रिज में रख दिया जाएगा संतुलन प्राप्त करने के लिए, तो ए की अपेक्षा जो बी होगा क्या कहते हैं वो अधिक ऊष्मा खोएगा। क्योंकि फ्रिज में रखने पर जो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ की अवस्था तक आने में 0 डिग्री सेल्सियस का 50 ग्राम पानी जो हो जाएगा यहाँ पे 4000 कैलोरी ऊष्मा अधिक होएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा 40,000 कैलोरी ऊष्मा यहाँ पे अधिक होएगा। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे आप लोग बी वाला ऑप्शन इसका
लग जाएगा यहाँ पे, इसका सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला है, हमारे प्रबाहों में कोहनी का जोड़ घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है, यह कौन सा जोड़ संधि है? तो कौन सा जोड़ संधि होगा? तो घर के कब्जे की तरह, आई थिंक जैसे यहाँ पे ये हो गया और ऐसे बना हुआ होता है और यहाँ से ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ये वाला जोड़ की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इस जोड़ को कहते हैं घुटने का जोड़ इसे कहते हैं, ठीक है। इसे घुटने का जोड़ कहते हैं। तो घुटने का जोड़ जिससे जुड़ा होता है उसे हम हिंज की संधि कहते हैं, हिंज की संधि कहेंगे, ठीक है। जो हमारे कोहनी होता है और क्या, घुटना हो गया, ये सभी जो होते हैं ये हिंज की संधि से जुड़े होते हैं, इन्हें हिंज की संधि बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहा है, कोहनी का जोड़ घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है, तो उस जोड़ को क्या कहेंगे? तो कोहनी हो गया, घुटना हो गया, तो उसे हिंज की संधि बोलेंगे। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कंदुक खलिका संधि किसे कहेंगे? तो कंदुक खलिका संधि में अस्थि का जो गोल सिरा होता है दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी जो मतलब गोलिका में धंसा हुआ होता है, उस कारण, जैसे कि कंधा हो गया, कंधे के जोड़ से जो ऐसे जैसे हाथ होता है, हैंड से जो कंधा का जोड़ होता है, चारों तरफ यहाँ पे हैंड घूम सकता है, तो इसी को जोड़ को ही हम कंदुक खलिका संधि कहते हैं, ठीक है। सरल लैंग्वेज में आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे कि आपके हैंड और जो कंधा होता है, इसके दोनों जो जोड़ होता है, इसी को ही हम कंदुक खलिका संधि कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगला देखेंगे, दुराग्र संधि किसे कहेंगे? पाइवोटल जॉइंट किसे कहेंगे? तो गर्दन तथा शीरे को जोड़ने वाली दुराग्र संधि को कहते हैं। जैसे कि गर्दन होती है, आगे पीछे करना, दाएं बाएं करना, तो इसी को ही हम दुराग्र संधि कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे अपनी मुंडी को इधर बाएं करेंगे, दाएं करेंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, तो इसी को ही हम दुराग्र संधि बोलते हैं। और हिंज का संधि का मतलब आप लोग समझ ही गए हैं, जैसे घुटने का जोड़ हो गया और कोहनी, ये सभी होते हैं हिंज की संधि। और स्थिर संधि किसे बोलते हैं? जो मतलब कभी घूम नहीं सकते हैं, उसे स्थिर संधि कहते हैं, फिक्स्ड जॉइंट उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जो जबड़ा होता है, जबड़े का जो ऊपर दांत के ऊपर का जो जबड़ा होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड स्थिर संधि कहते हैं, जो घूम नहीं सकते हैं, ठीक है। इसे अचल संधि भी कहते हैं, ऐसे करके भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर या स्थिर संधि भी पूछ लेगा, यहाँ पे अचल संधि भी पूछ लेगा। तो अचल संधि भी इसे ही कहेंगे जो घूम नहीं सकता है, जैसे हमारे दांत के ऊपर जो जबड़ा होता है, ये इस संधि को, इस अस्थि की बात करता है, ठीक है। दांत व जबड़े की संधि, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो होगा आंसर यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोहनी और घुटने के जोड़ को ही हिंज संधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? तो आपको पता ही होगा, विटामिन के की कमी से, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश वायु से प्रवेश करके क्रमशः निम्नलिखित माध्यम से गुजरते हुए बाहर निकलता है। तो यहाँ पे माध्यम है और अपवर्तनांक है, और निम्नलिखित प्रकाश के वेग में होने वाले परिवर्तनों के सही क्रम को दर्शाता है। तो घटेगा, बढ़ेगा, इसमें से क्या होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा है, कहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्रम में देख लीजिएगा प्रकाश के, यहाँ पे अपवर्तनांक है और ये माध्यम है। तो एक बार घटेगा, फिर इसका बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ठीक है ना। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव में सांस लेते समय अंतः श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा? अंतः श्वसन को सही उत्तर स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा इसमें से? तो इसका जो है यहाँ पे, जिससे कि आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, आई थिंक यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, जिससे कि आप लोग देखिएगा एक बार, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात किया हुआ है? अंतः श्वसन, जब हम सांस लेते हैं
तो यहाँ पे जब वायु अंदर जाती है तो जो पसली होती है वो बाहर निकल जाती है, मतलब बाहर को आती है, और डायफ्राम नीचे जाता है। तो एग्जाम में ऐसे भी सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सांस अंदर लेते समय क्या कहते हैं, डायफ्राम नीचे जाता है कि ऊपर जाता है, पसलियाँ बाहर आती हैं कि अंदर जाती हैं। तो ऐसे करके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम सांस लेंगे, अंदर हम खींचेंगे सांस को, अंतः श्वसन कर रहे हैं, तो जो पसली होगी वो बाहर जाएगा और डायफ्राम जो होगा वो नीचे जाएगा। ठीक है, डायफ्राम नीचे हो जाएगा और पसली जो होती है वो बाहर आ जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा सांस लेते समय। और जब हम, चलिए अगला देख लेते हैं फिर। ए रुधिर वर्ग वाले एक पुरुष का विवाह बी रुधिर वाली महिला के साथ होता है, उनके पुत्र पुत्री का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से कोई भी वर्ग का हो सकता है, ए बी ओ या ए बी बोथ, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, इसका जो है डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोई भी वर्ग का रुधिर हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया विकल्प को पढ़िए और सही उत्तर का इसमें से भी चयन करना है, सही विकल्प का। और अभिकथन में एक मेज पर हल्के से आघात किए जाने की तुलना में हमें तब अधिक प्रबल आवाज़ सुनाई देती है जब हम जोर से आघात करते हैं। और कारण में है प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय कर सकती है क्योंकि वह अधिक ऊर्जा से संबंधित है। और आर्टो में है प्रबल ध्वनि की आवृत्ति धीमी ध्वनि ध्वनि से अधिक होती है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो R2 में कहा है प्रबल ध्वनि की आवृत्ति धीमी ध्वनि से अधिक होती है, तो ये बात यहाँ पे नहीं कह रहा, विकथन से नहीं मैच कर रहा है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे ए और R1 एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं, तो इसका जो है ए और R1 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में है R1 सही है, ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें R2 सही नहीं है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है अभिकथन की। ठीक है ना, तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल R1 सही है और ए की सही व्याख्या करता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला है, यहाँ से पेडागोजी के आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, राष्ट्रीय पठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे पूछा है। तो ए है सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोगों का उपकरण के तौर पर उपयोग, और बी में है सुपरिचित अनुभवों के आधार पर विज्ञान की अवधारणाओं को सीखना, और सी में है सरल प्रौद्योगिक इकाइयाँ और मॉड्यूल हाथों द्वारा तैयार करना, मॉडल। ठीक है, और डी है विज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए क्रियाकलापों और प्रयोगों को करना। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि कहा है कि सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोगों का उपकरण तौर पर प्रयोग। तो चूंकि यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेगेटिव आंसर यहाँ पे ढूंढने के लिए कहा था, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही सही हो जाएगा। यही सही नहीं है क्योंकि, ठीक है, जो सही नहीं है वही वाला सही हो जाएगा। ये उद्देश्य नहीं है, बाकी सब उद्देश्य सही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्या करता है? तो ए है विज्ञान के नियम दर्शनीय परिघटनाओं में आपसी संबंधों की व्याख्या है, बी है विज्ञान के नियम विज्ञान के प्रगल सिद्धांतों का निष्कर्ष है, सी है विज्ञान के नियमों का स्तर वैज्ञानिक सिद्धांतों के स्तर से ऊंचा है, डी है विज्ञान के नियमों की तुलना में विज्ञान के सिद्धांत विज्ञान के अधिक तर्कसंगत निष्कर्ष है। तो इसका जो है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान के नियम दर्शनीय परिघटनाओं में आपसी संबंधों की व्याख्या है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका अपनी 7वीं कक्षा के छात्रों से अपनी निम्नलिखित प्रश्न पूछती है, कौन सा अधिक भारी है? तो 1 kg रुई या 1 kg लोहा है,
वह पाती है कि कई छात्र मानते हैं कि 1 kg लोहा 1 kg रुई से अधिक भारी है और इस विचार को संबोधित करने में निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे कम मददगार होगी। ठीक है, तो घनत्व की संकल्पना की परिभाषा देना और तुला द्वारा दोनों की समतुल्यता का प्रदर्शन करना। सी है यहाँ पे अगला, विभिन्न आकारों के रुई के गोलों और लोहे के गुटकों को हस्त प्रयोग करने और तौलने के अवसर देना और भारीपन घनत्व के बीच में अंतर व्याख्या करना। तो इसमें से कम महत्व होगा, आई थिंक यहाँ पे डी वाला ऑप्शन कराएंगे तो भी आ जाएगा बच्चों को, सी वाला भी और डी बी वाला भी। तो सबसे कम महत्व तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम बच्चों को घनत्व की संकल्पना की परिभाषा देंगे तो इससे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी कारण यही वाला सबसे कम मददगार है। तो अगला देख लेंगे। अगला है, शोध बताते हैं कि बच्चे औपचारिक वैज्ञानिक अध्ययन में ऐसे कई पूर्व विचार लेकर आते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्याओं से मेल नहीं खाते। निम्नलिखित में से क्या इन विचारों के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में है ये रोजमर्रा के अनुभव के आधार पर बनते हैं, और बी है ये आसानी से बदले जा सकते हैं, और सी है ये बच्चों के विद्यालयी अधिगम पर प्रभाव डालते हैं, डी है वयस्क भी ये विचार रख सकते हैं। तो जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आसानी से बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन और देख लीजिएगा। शोध बताते हैं क्योंकि इसमें नहीं है पूछा था, तो इस कारण यहाँ पे नेगेटिव वाला ही आंसर ढूंढना था, यहाँ पे नेगेटिव वाला। तो इसका जो है यहाँ पे बाकी सभी आंसर यहाँ पे सही हैं, जैसे कि रोजमर्रा के अनुभव के आधार पर बनते हैं, बात सही है, और बच्चों के विद्यालयी अधिगम पर प्रभाव डालते हैं, बात भी सही है, वयस्क भी ये विचार रख सकते हैं, बात सही है, रख सकते हैं, और यहाँ पे जो कहा है ये आसानी से बदले जा सकते हैं, तो यही बात यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो गलत का यहाँ पे गलत वाला आंसर सही हो जाएगा। रोज सामाजिक संरचना के अनुसार विद्यार्थियों में विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे निर्णायक शिक्षण योजना है। तो ए ऑप्शन में है विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप संदर्शिका का प्रयोग करके क्रियाकलापों को बारंबार आयोजित करना, और बी है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विचारों का निदर्शन करते मॉडल बनाने को कहना, और सी है बड़ी संख्या में संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को उत्साहित करना, और डी है विज्ञान के विषय में बोलने सोचने बहस करने और लिखने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका डी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, हेल्पिंग स्टूडेंट इन टॉकिंग थिंकिंग आर्ग्यूइंग एंड राइटिंग अबाउट साइंस। ठीक है, तो यही वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा था अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे निर्णायक शिक्षण योजना है, तो सबसे निर्णायक शिक्षण योजना इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे, विज्ञान के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण विचारों का मूल्यांकन करने में निम्न में से क्या सबसे कम मददगार होगा। तो सबसे कम मददगार इसमें भी पूछा है, तो क्या होगा यहाँ पे। तो पहला है विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के लिए चार्ट पोस्टर बनाने के लिए कहना, और बी है विद्यार्थियों से एक एक करके प्रश्न पूछना, सी है गहनता से विद्यार्थियों से साक्षात करना, डी है विद्यार्थियों को अपने विचारों को निष्केष चित्रों रेखांचित्रों जैसी अवधारणाओं के बारे में व्यक्त करना। व्यक्त करने के लिए कहना, तो इसका जो है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सबसे कम मददगार यही होगा। ठीक है, सबसे कम मददगार यहाँ पे हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के लिए पोस्टर चार्ट बनाने के लिए कहेंगे तो यही सबसे कम मददगार होगा। ठीक है, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण विचारों मूल्यांकन अगर हमें करना है तो ये सबसे कम मददगार होगा। चार्ट पोस्टर बनाने के लिए कहेंगे, अगर विद्यार्थियों से एक एक करके प्रश्न पूछेंगे तो यहाँ तो हो सकता है, ये बात ठीक है, लेकिन अगहनता से शिक्षा विद्यार्थियों से साक्षात करना ये बात भी यहाँ पे सही है। तो बाकी यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम महत्व पूछा था, सबसे कम मददगार कौन सा होगा, तो सबसे कम मददगार यही होगा, विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के लिए चार्ट पोस्टर बनाने के लिए कहना। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है,
विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण परीक्षण के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो पहला है अवलोकन, बी है प्रयोग करना, सी है सामूहिक चर्चा, डी है समस्या समाधान। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। परिकल्पना परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है प्रयोग करना। जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उतना ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है बच्चों को, हाइपोथेसिस करना। ठीक है, तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एक विद्यार्थी कहता है कि आटे और नमक जैसे पदार्थ द्रव पदार्थ हैं क्योंकि ये जिस भी पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं पदार्थों के। विद्यार्थी के इस दावे पर आपका क्या प्रत्युत्तर होगा? तो आप क्या कहेंगे? तो इसके लिए बच्चों से ये ठोस है क्योंकि चाहे आटा या नमक के छोटे कणों की संपूर्ण मात्रा को कोई नियत आकार ना हो लेकिन हर एकल कण का होता है। तो इसका यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे सही आंसर नहीं है, ऊपर वाला तो गलत ही है। और बाकी आप लोग इसकी भी देख लीजिएगा। अगर हम परिभाषा देंगे तो उससे भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा। और आटा तथा नमक द्रव पदार्थ नहीं है क्योंकि ये गीला करने का गुणधर्म नहीं रखते हैं। ऐसे करके अगर बच्चों को समझाएंगे तो इससे भी क्या कहते हैं बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो चूंकि इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे सही रणनीति होगी। और अगला है यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रकाश के प्रकीर्णन की अवधारणा पर सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है? तो पहला है प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला चार्ट, बी है प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला एनिमेटेड चलचित्र, और सी है शिक्षार्थियों द्वारा कोलाइडल विलयन पर प्रकाश के प्रकीर्णन का अवलोकन, डी है प्रकाश के प्रकीर्णन पर फोकस समूह चर्चा। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा कोलाइडल विलयन पर प्रकाश के प्रकीर्णन का अवलोकन। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी विज्ञान की कक्षाओं का लक्षण नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है ये क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन का आंसर, छात्र एक आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए भिन्न तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं, और बी है शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है, क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शिक्षिका बच्चों की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही है, और अगला है बच्चे अन्वेषण की योजना बना रहे हैं। ठीक है, अगला है तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है, तो अनदेखा नहीं करना है, तो ये लक्षण नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था कौन सा यहाँ पे कक्षाओं का लक्षण नहीं होगा, तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके 1 जनवरी 2022 के क्वेश्चंस थे, पूरे 30 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो आप लोग भी हल कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आपका पेपर जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम पास आ गया है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कीजिए टाइम देख करके। इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में आप मैनेज कर पाएंगे टाइम को भी और अपने क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।